हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके बीए क्लासेस में। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक या सिपहसालार। क्या था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके बारे में हम बात करेंगे, पूरी बात करेंगे डिटेलली। पिछले वीडियो में हमने बात की थी दिल्ली सल्तनत के ऊपर कि दिल्ली सल्तनत पे कितने वंशों का, कौन कौन वंशों का शासन चला है, किसने किसने शासन किया। पांच वंशों ने शासन किया है। तो उसमें पहले वंश के बारे में हम बात कर रहे हैं। आज से स्टार्ट कर रहे हैं गुलाम वंश के बारे में, और गुलाम वंश के पहले संस्थापक के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे ऐबक के बारे में। तो पहले ऐबक का उत्कर्ष कैसे हुआ, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तराइन के युद्ध के बारे में मोहम्मद गौरी के साथ आया था युद्ध लड़ने कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो ये आया था जब युद्ध लड़ने के लिए मोहम्मद गौरी के साथ, तो ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, और अमीर आखुर था उस टाइम, अस्तबल का प्रधान था ये। ठीक है, मोहम्मद गौरी के टाइम पीरियड पे मोहम्मद गौरी ने इसे अस्तबल का प्रधान बनाकर रखा हुआ था। तो इसका उत्कर्ष होता है उस टाइम पीरियड पे जब गौरी आया था। उस टाइम पीरियड पे गजनी में दासों के व्यापार का बहुत तेज़ी से प्रचलन होता था। वहाँ पे गुलामों को बेचा और ख़रीदा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इसके माता पिता नहीं थे, इसके माता पिता का देहांत हो गया था, तो इसे एक व्यापारी द्वारा बेचा गया था। निसापुर में अब्दुल अजीज कुकी को बेचा गया था। किसको बेचा गया था? अब्दुल अजीज कुकी को। उसने इसे खरीदा और ख़रीद करके लेके आया। अब्दुल अजीज कुकी के पास पहले से एक पुत्र था, तो इसने इसे अपने पुत्र की भांति रखा, सैन्य प्रशिक्षण दिए, घुड़सवारी सिखाई, बहुत ही कुशल योद्धा बनाया। लेकिन उसकी मृत्यु के पश्चात क्या होता है, जो उसका पुत्र रहता है अब्दुल अजीज कुकी का, वो इसे गौरी के हाथों बेच देता है और गौरी के साथ ये भारत में आता है तराइन के युद्ध में लड़ाई करने के लिए। ठीक है, तो इसका उत्कर्ष इस तरीके से होता है। इसे खरीदा जाता है निसापुर में, गजनी में खरीदा जाता है। अब्दुल अजीज कुकी के से व्यापारी से खरीदा जाता है गौरी के द्वारा। गौरी खरीदता है और इसे लेकर के आता है। ठीक, इसका उत्कर्ष हो गया। अब हम बात करेंगे कि इसके उत्कर्ष के बाद ऐबक का शासन काल कितना रहा। तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, तो उस पे हम बात करेंगे। मैं चाहूँगी कि आप इसको बहुत ही अच्छे से समझें, आपको ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से याद हो जाए, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मेरे को भी ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, आपको भी ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे चीज़ों को, तो ये बिल्कुल आपको समझ में आएगी, और मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ आपको समझाने का। तो आइए हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक बोला जाता है, बट इसका कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका पूरा नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे कि ऐतिहासिक तथ्य कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पता कहाँ से चलता है, हमें कैसे पता चलता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का कोई एक मुस्लिम था या कोई एक तुर्क था जो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक बना, उसने दिल्ली सल्तनत पे प्रथम बार राज किया। तो वो पता चलता है तबकात-ए-नासरी। ठीक है, ये एक रचना है तबकात-ए-नासरी और ताजुल मासिर। इन दोनों में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में वर्णन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक भी कोई एक ऐसा शासक था जो दिल्ली सल्तनत पर राज किया था। ठीक है, ये इसके ऐतिहासिक तथ्य हैं। उसके बाद इसके जन्म के बारे में बात करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म कब हुआ था? 1150 ईस्वी में तुर्किस्तान के लाहौर में इसका जन्म हुआ था। तुर्किस्तान के लाहौर में जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 1210 ईस्वी में लाहौर में इसकी मृत्यु हुई थी, और वहीं पे अनारकली बाजार है लाहौर में ही, वहीं पे इसका मकबरा बनाया गया है। किसका मकबरा? ऐबक का मकबरा बनाया गया है। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। ठीक, सिंहासन रोहण मतलब कि अब जब ये राजा बना है, मैंने आपको बताया था कि जब कोई राजा बनाया जाता था तो उसे दास्ता से पहले ही मुक्त कर दिया जाता था। तो ऐसा ही ऐबक के साथ हुआ था।
इसको राजा बनने से पूर्व दास्ता से मुक्त कर दिया गया था। तो 25 जून 1206 से 1210 ईस्वी यानी कि 4 वर्ष का शासनकाल रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है, इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? लाहौर बनाई। और लाहौर राजधानी बनाने की इसकी वजह ये थी कि इसके जो शत्रु थे उनके भय से ये कभी दिल्ली गया ही नहीं। इसने लाहौर से ही राजधानी बनाई और लाहौर में ही शासन किया और लाहौर में ही इसकी मृत्यु हो गई, इसका मकबरा बना, सब कुछ लाहौर में ही हुआ। ये दिल्ली कभी पहुंचा ही नहीं था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इसके बाद इसको उपाधि जरूर आपका पूछता है। तो इसको कौन कौन सी उपाधि मिली थी? इसको उपाधि मिली थी लाख बख्श, पील बख्श, हातिम द्वितीय, कुरान खां, मलिक और सिपह सलार की। देखिए, लाख बख्श इसको इसलिए कहा गया क्योंकि ये लाखों का दान देने वाला था, ये एक बहुत बड़ा दानी था, इसलिए इसको लाख बख्श कहा गया। और पील बख्श कहा गया, हातिम द्वितीय कहा गया, कुरान खां, कुरान को पढ़ने वाला कहा गया इसको, इसलिए कुरान खां कहा गया। इसने अपना ना खुतबा पढ़वाया ना, क्योंकि कोई भी जब किसी राजा का, किसी शासक का सिंहासन रोहड़ होता था, जब वो राजा बनता था, जब वो गद्दी पे बैठता था, तो उसके नाम का खुतबा पढ़ा जाता था। ठीक है, तो इसने अपने नाम का कोई खुतबा नहीं पढ़ाया। ये गौरी का गुलाम बनकर ही मलिक और सिपह सलार की ही पदवी पे रह के इसने 4 वर्ष शासन किया, इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक नहीं मानते हैं। वास्तविक संस्थापक हम इल्तुतमिश को मानते हैं। ठीक है, तो ये सिपह सलार की ही पदवी पे रह करके इसने शासन किया, 4 वर्ष शासन किया। ठीक है, उसके बाद इसका सहायक सेनानायक कौन था? इसका सहायक सेनानायक था इल्तुतमिश। तराइन की जब युद्ध हुआ था, सेकेंड युद्ध जब तराइन का हुआ था, तो उसमें इल्तुतमिश और ये ऐबक दोनों ही गौरी के साथ आते हैं, युद्ध करते हैं, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं युद्ध में। तो इसलिए गौरी इल्तुतमिश से प्रसन्न होकर के उसको दास्ता से उसी टाइम पीरियड पे मुक्त कर देता है और देता है। ठीक है, इल्तुतमिश को। तो इल्तुतमिश इसका क्या था? सहायक सेनानायक आप कह सकते हैं। इसको अमीर आखुर अस्तबल का प्रधान की, पहले जब ये गौरी के साथ सहायक सेनानायक के रूप में कार्य कर रहा था, तो इसे अमीर आखुर, मैंने आपको बताया, इसको अमीर आखुर कहा जाता था, अस्तबल का प्रधान माना जाता था। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियां। कहाँ कहाँ पर इसने युद्ध लड़े, कितनी विजय प्राप्त की, किस तरीके की विजय प्राप्त की, किन किन राज्यों को जीता, क्या किया, अपने 4 वर्ष के शासन काल में कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या कार्य किए, क्या उपलब्धियां हासिल की है, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, इंद्रप्रस्थ से भारत पर शासन, जब गौरी जाता है भारत से वापस, तो ये इसे इंद्रप्रस्थ में छोड़ देता है और कहता है कि यहाँ से तुम भारत के जो भी सत्ता मैंने जीती है या जो भी कुछ है उस पर तुम शासन करोगे। ऐसा है कि गौरी के जो 3 फेमस गुलाम थे, मतलब उसके विश्वास पात्र गुलाम आप कह सकते हैं, एक था कुवाचा, एक था यल्दौज और एक था ये आपका ऐबक। तो ऐबक को उसने भारत पर राज करने के लिए छोड़ा और वो वापस चला गया। तो कहाँ पे छोड़ा? इंद्रप्रस्थ से भारत पर शासन इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया। ठीक है, फिर 1197 ईस्वी में राजस्थान के विद्रोह का इसने दमन किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, उसके बाद सोलंकी वंश था उस टाइम पीरियड पे, उसके राजा थे भीम द्वितीय, उस पर आक्रमण किया और अहिल्यावाड़ा उसकी राजधानी थी। कहाँ की? सोलंकी वंश की जो राजधानी थी अहिल्यावाड़ा, उसको लूटा, वहाँ के मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद का निर्माण कराया। वहाँ पे मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदों का निर्माण करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ पे? अहिल्यावाड़ा में। और अहिल्यावाड़ा को बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी तरीके से लूटपाट इसने वहाँ पर मचा डाली। ठीक है, फिर उसके बाद 1202 ईस्वी में बुंदेलखंड पर इसने आक्रमण किया। ठीक है, बुंदेलखंड के जो राजा थे उनकी मृत्यु हो जाने के कारण इसे बहुत ही आसानी से वहाँ पे अधिकार मिल गया और इसने कलिंजर, महोबा और खजुराहो पर अधिकार कर लिया। इन सब जगह पे कलिंजर, महोबा और खजुराहो पर अधिकार कर लिया
और अधिकार करने के बाद ये 1205 ईस्वी में खोखरों के विरुद्ध भी जो आक्रमण हुआ था उसमें भी इसने बहुत अच्छी खासी भूमिका निभाई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने खोखरों के विरुद्ध आक्रमण पर। ठीक है, अब ऐबक के जो शत्रु थे वो कौन थे? देखिए 3 गुलाम हैं, तीनों को गौरी ने बांट दिया कि तुम यहाँ पे शासन करोगे, तुम यहाँ पे करोगे और तुम यहाँ पे करोगे, जिसमें ऐबक को तो भारत मिल गया। ठीक है, अब आपका ताजुद्दीन यलदौज है, उसको क्या दे दिया? उसको दे दिया गौरी ने गजनी, और नासिरुद्दीन कुबाचा को दे दिया मुल्तान। लेकिन यलदौज और कुबाचा इससे नाखुश थे। जब गौरी की मृत्यु हो गई तो ये दोनों जो है अपने आप को भारत का या फिर गौरी का जो है उत्तराधिकारी घोषित करना चाहते थे, इसलिए ये दो जो थे इसके सबसे बड़े शत्रु थे। इन्हीं दोनों के डर से ये कभी दिल्ली नहीं गया, इसने लाहौर से ही अपना शासन किया, लाहौर को ही राजधानी बना करके। तो इसने क्या किया? इसने एक बहुत ही अच्छा पारिवारिक मतलब एक बहुत अच्छी नीति का उपयोग किया और इसने एक पारिवारिक संबंध के जरिए इन दोनों से अपनी शत्रुता को ख़त्म किया और उन्हें अपना मित्र बना लिया। तो इसने किया क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शत्रु से निपटने के लिए इसने पारिवारिक नीति का जो है तो वो किया। क्या किया? यलदौज की पुत्री से स्वयं विवाह कर लिया। यलदौज की पुत्री जो थी उससे इसने स्वयं विवाह कर लिया, तो ये यलदौज का बन गया दामाद। ठीक है, फिर कुबाचा से अपनी बहन का विवाह कर दिया और बन गया उनका जीजा। ठीक है, बहनोई बन गया। कुबाचा से अपनी बहन का विवाह करवा देता है। तो इसने अब ये दोनों जो थे इसके शत्रु नहीं रहे, ये इसके तो मित्र क्या कह सकते हैं, पारिवारिक संबंध हो गया इन लोगों के बीच में। तो ये लोग अब एक दूसरे पे आक्रमण नहीं कर सकते। करा दिया इल्तुतमिश से शाह तुर्कीन का विवाह करवा दिया। किसने? ऐबक ने। ऐबक की पुत्री थी शाह तुर्कीन, उसका विवाह जो है इसने इल्तुतमिश से करवा दिया। ठीक है, 40 दिन का शासन किया इसने गजनी पे। किसने? ऐबक ने 40 दिन का शासन किया गजनी पर, क्योंकि फिर बाद में यलदौज जो है वो विद्रोह कर देता है। तो 40 दिन का शासन किया इसने। शासन तो कम किया, वहाँ की जनता इससे नाराज़ हो गई, लेकिन इसने क्या किया? छत्तर और दुर्वास प्राप्त करके वहाँ से छत्तर और दुर्वास प्राप्त करके उस टाइम पीरियड पे ये था कि जो भी शासक छत्तर और दुर्वास प्राप्त कर लेगा वो स्वतंत्र हो जाता था। तो इसने छत्तर और दुर्वास प्राप्त करके अपने आप को स्वतंत्र कर दिया। ठीक है, आई होप गाइज आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, और मैं फास्ट नहीं पढ़ा रही हूँ, अगर फास्ट पढ़ा रही हूँ तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि मैं फास्ट पढ़ा रही हूँ, तो मैं थोड़ा स्लो पढ़ाया करूँगी। ठीक है, फिर इसने देखिए थोड़ा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का इसने निर्माण करवाया। इसने साहित्य का ये बहुत बड़ा प्रेमी था, तो इसने क्या क्या किया? इसने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। ठीक है, मस्जिद का निर्माण कराया। कहाँ पे है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद? दिल्ली में है। इसने उसका निर्माण कराया। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में इसने बनवाया है। और कुतुब मीनार जो कि आपका दिल्ली में है, इसका निर्माण कार्य शुरू करने का श्रेय जो है आपका वो किसको जाता है? वो ऐबक को ही जाता है। हालांकि ऐबक ने जब इसका निर्माण कार्य शुरू किया अचानक से इसकी मृत्यु हो जाती है 1210 ईस्वी में। चौगान खेलते वक्त, चौगान एक प्रकार का खेल, पोलो आप कह सकते हैं, घोड़े पे बैठ के खेला जाता है। चौगान एक तरीके का खेल है। वही खेल खेलते हुए अचानक वहाँ से गिर कर घोड़े पे से इसकी अचानक ही बीमार हो जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है 1210 ईस्वी में। ठीक है, और इसके दरबारी कवि जो हैं वो हैं फ़क्र मुदब्बिर और हसन निज़ामी, इसके दरबारी कवि हैं। इसने अपने दरबारी कवियों को बहुत ही ज़्यादा मतलब आश्रय दे रखा था कि आप हमारे राज्य में रहिए और हमारे लिए किताबें लिखिए, साहित्य लिखिए, ऐतिहासिक तथ्य लिखिए, जैसे तबकात नासिरी, ताजुल मासिर है, इस तरीके की रचनाएं की हैं। ठीक है, तो गाइज आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंच सके और हर नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक वीडियो पहुंच सके और आप समझ पाएँ। इसको अच्छे से समझने के लिए मेरे पिछले वीडियोस को देखिए, दिल्ली सल्तनत, तब आपको समझ में आएगा कि दिल्ली सल्तनत पे पहले गुलाम वंश का शासन कैसे स्टार्ट हो रहा है या गुलाम वंश के अलावा किन किन और वंशों ने दिल्ली सल्तनत पे राज्य किया है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसके बाद हम पढ़ेंगे आराम शाह के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, उसका 8 वर्ष का शासनकाल रहता है। तो इसके बाद हम आराम शाह के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा इल्तुतमिश आएगा, दिल्ली का वास्तविक संस्थापक।